इस इलाके में मौजूद जितने भी घर हैं उनके पास जाकर पूछा चुका हूँ, मगर उन्होंने इरा को नहीं देखा। सिकंदर मोड़ काटते हुए सख्त तैश में दिखाई दे रहा था। फोन पे वो जावेद से बात कर रहा था। खुदात को बीच में कॉल की थी मगर वो उठा नहीं रहा था। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो सर, मैंने अभी इस इलाके की गिरद फोर्सेस भेज दी हैं। वो जो कोई भी है वो जूनियर भाग को उठाकर लेकर गया है। वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा और मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जाएगा। सिकंदर ने अपने लबों को बेकली की कैफियत से जोर से खींचा, फिर मुंह पे हाथ फेरते हुए बोला, सीसीटीवी कैमरा जो इस जगह पे लगे हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग ढूंढो। जावेद, वक्त बहुत कम है। रे के जागने से पहले हमें उसे ढूंढना है, वरना मेरे लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस मुझे कुछ वक्त दें सर, उसके बाद आपको अच्छी खबर दूंगा। सिकंदर ने गाड़ी मार्केट के करीब रोकी और फिर वो उतर गया। दूसरी तरफ खुदान, जो उसकी सारी फाइल्स अपने लैपटॉप पे कॉपी कर रहा था, साथ में कॉल को फ़ोन किया, जिससे फ़ोन नहीं उठाया। कैसे उठाता बेचारा, जूनियर भाग के हाथों फंस गया था। कॉपी होने में अभी कुछ देर थी तो उदान ने किसी और को कॉल मिलाई। कानों से लगाकर वो बोला, आधे घंटे बाद तुम मुझे सेंट पार्कर पार्क में मिलना। तुम्हें प्लान बी जो सिकंदर ने बनाया है वो भेजूंगा, और साथ में अपने बॉस से कह देना कि मेरा काम हो जाना चाहिए। उससे पहले मैं ये प्लान तुम्हें नहीं दूंगा और मैं संजीदा हूँ। वो आगे से कुछ कह रहा था और उदान ने ओके कहकर अपना फ़ोन बंद कर दिया। शॉन घर के अंदर दाखिल हुआ तो उससे कुछ अजीब आवाज़ें आईं। कुछ देर पहले कि वो ग्रैनी लाना को क्लब छोड़कर दुकान की तरफ जाने से पहले घर की तरफ आया, ताकि वो कोल से पूछ सके कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। जब लॉन्च में आया तो एकदम ठहर गया। एक छोटी सी, तकरीबन 1 या 2 साल की बच्ची सोमो को गोद में बिठाई उसके ऊपर हाथ फेर दी। दूसरे हाथ से बिस्किट खा रही थी। ग्रैनी लाना के कारपेट पे चॉकलेट चिप्स बिस्किट के रैपर्स के साथ चूरे पड़े हुए थे। एरा ने उस अजनबी शख्स को देखा जिसकी शक्ल हूबहू कोल से मिलती थी, तो वो उससे कोल समझकर बोली, कोली, आई सोमो नो ईट बिस्की, मी गिव हिम, ही नो ईट, ही सेड, मी थिंकिंग। तुम कौन हो और कोल कहाँ है? वो बच्ची को गौर से देखता उससे पूछने लगा। ये बच्ची देखी हुई लग रही थी, कहीं तो देखी थी मगर याद नहीं पड़ रहा था। इरा ने उलझकर शॉन को देखा। मी इरू कोली, मी नो इरा, मी प्ले वी सोमो, मी कोल पापा। कोल, कहाँ हो तुम? अब की बार शॉन ने कोल को धारते हुए पुकारा। ग्रैनी लाना उन दोनों को बड़ी सख्ती से उनका प्यारा लाउंज मुश्किलों से इस्तेमाल करने दिया करती थी। और यहाँ कोल ने न सिर्फ उस बच्ची को एन लाउंज में बेफिक्री से बैठाया था, बल्कि सोमो के साथ खाने पीने की अशिया भी बिखरी पड़ी थी। कोल तेजी से किचन से निकला और शॉन को देखकर उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। शॉन 6 मिनट उससे बड़ा था, मगर कोल उससे ऐसे डरता था जैसे वो उससे 6 बरस बड़ा हो। शॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शॉन माथे पे बल डाले, कमर पे हाथ रखे, कभी हंसती हुई इरा के साथ उसकी गोद में सोमो को देखता, जो इरा मैडम के शिकंजे में आकर बेचारा दबी दबी आवाज़ से कह रहा था। अच्छा भला तेज फूंकता था। बेचारी की आवाज़ ही इरा के आने पे गुम हो गई। उस बच्ची के छोटे हाथ अपने मालकों से भी भारी मालूम हो रहे थे। मैं अपने घर क्या कर रहा हूँ? अच्छा, इस सवाल का जवाब दूं मैं तुम्हें? मुझे ये बताओ, ये बच्ची इस घर में क्या कर रही है? किसकी बच्ची है ये? कोल पहले ही बेचारा घबराया हुआ था, ऊपर से शॉन की ऊंची आवाज़ से उसके अज़ाब गुम कर दिए। जो भी था, शॉन असूल पसंद बड़ा था। अगर उसे उसकी हरकत पता चल गई तो 2 जूते पहले खुद लगाएगा, उसके बाद उस जॉन के हाथों उसकी धुलाई करा के सुख का सांस देगा। पता नहीं यार, किसकी बच्ची है? शॉन ने उसे ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग हिल गया हो। वो तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रेमी को भी ग्रैनी के घर नहीं लाता था। वो बहुत डरता था ग्रैनी से, और आज एक बच्ची को ले आया जो बड़े धड़ल्ले से उस घर में मौजूद गंद फैलाकर बिस्किट खा रही थी। साथ में सोमो भी मौजूद था। उसे थोड़ी सी देर सोफे पर बैठने पे एक दफा किया, वरना सख्त तैश में उसका सर चकरा जाना था। तो फिर कौन है? कहाँ से मिली तुम्हें? बैठकर वो इरा को देखने लगा, जो बिस्किट को मुंह में डाले कभी शॉन को तो कभी कोल को देखती। टू कोली, मी वांट इरू, इरू शुड बी टू, कोली यू टू। इरा ने जब कोल से मिलते जुलते बंदे और कोल को एक साथ देखा तो खिलखिलाते हुए खड़े होकर वो बोली कि उसे भी अपनी शक्ल जैसी दूसरी इरा चाहिए। भाई, इरा की फरमाइश इरा ही की तरह निराली थी। वो सड़क से रोती हुई मिली मुझे, मैं उठाकर ले आया उसे। कोल ने तेजी से कहा, वरना उस चालाक बच्ची ने उसका पोल खोल देना था।
इरा शॉन की तरफ आने लगी। कोल की बात पे उससे अपने घुंघराले बालों पे हाथ रखा। ये उसकी आदत थी। फिर सोच के बल डालते वो बोली, मी नो कराई कोली, यू टेक मी सी जोगी, मी सी डॉगी। अरे कॉल भाई, झूठ क्यों बोल रहे हैं? इरा मैडम को तो आप इससे लाए थे। क्या आप उसे डॉगी के साथ जोगी दिखाओगे? सोमू की शायद तबीयत ठीक नहीं थी, इसे इरा से बचकर रिंगता भागने की कोशिश करने लगा। कोल ने झुककर सोमू को उठा लिया। मैं अभी आया। कोल तो मानो यहाँ से भागा ताकि हुदात भाई को कॉल करके अपने बचाव का सामान निकाले। शॉन उसे रोकने लगा जब हीरू ने उसे पैकेट से बिस्किट दिया। टू कोली, आई ईट। शॉन ने उस मासूम सी लड़की की आंखें करीब से देखी तो जरा मुंह हुआ, फिर एकदम चौंक उठा। ऐसी आंखें तो भीगी हैं। वो उस पे मजीद गौर करता। कोल की तेज पुकार पे वो तेजी से उस तरफ मुतवज्जा हुआ। शॉन यार, जल्दी इधर आना। शॉन उठकर रुक गया, उससे इरा को उठा लिया। इरा का मुंह बन गया। मी वॉन्ट पापा, मी गो होम। अब उसे पापा के पास जाना था। स्वीटी, आप यहाँ बैठो, मैं फिर अभी आपके पापा के पास भेजता हूँ। ये बच्ची उससे लास्ट वीक कहीं देखी थी। उससे उसे बिठाया और टीवी ऑन करके तेजी से कोल की तरफ बढ़ा। कोल साहब तो पैदाइशी बेवकूफ़ थे, मगर शॉन साहब की तो क्या ही कहने। वो चैनल लगा दिया जिसमें चिकी मूवी आ रही थी। इरा एकदम बोर तासुरात बदले। अब वो फिल्म की तरफ मुतवज्जा हो गई। एक खौफनाक शक्ल वाला गुड्डा ना सिर्फ बोल रहा था, उसके हाथ में छुरी भी थी। वो किसी को मारने लगा था। ओह! इरा अमेज़ हो गई। अब आगे क्या होने वाला था? कहीं नज़र नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? जावेद उसकी बात पे हाथ ऊपर करके जोर से गिराते हुए कुर्सी से उठा। रेखो ने गहरा सांस लिया और अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहा, जावेद, मैंने बहुत बारीकी से मुआयना किया है। कहीं से भी मुझे कोई बच्ची उठाते हुए नजर नहीं आया, ना ऐसी अकेली घूमते हुए दिखाई दी। आर यू श्योर कि वो घर में नहीं है? क्या पता ऐसे ही कहीं छुपी हुई हो। अक्सर बच्चे शरारत के तौर पर बेड के नीचे या सोफे के पीछे छुप जाते हैं। जावेद एक लम्हे के लिए सीधा हो गया। वहाँ इरा के मिजाज को जानते थे। इतनी गहराई से छानबीन के बाद ही उसके ना मिलने पर उन्होंने इतना वावेला मचाया। दूसरा खुदात का घर बहुत छोटा था। सिकंदर विला होता तो समझ में आती, ना वे कोने को दबाता। वो शीशे की तरफ आया और सामने वादियों पर नजरें जमाए उसे सिकंदर को कॉल मिलाई। उसके पीछे बैठे रेखो ने उसकी पुश को अजीब मुस्कुराती नजरों से देखा, जैसे उसकी काबिलियत का मजाक उड़ा रहा हूँ। जावेद के यहाँ आने से थोड़ी देर पहले वो डेस्कटॉप के सामने नजरें जमाए कैमरे की रिकॉर्डिंग को ध्यान से देख रहा था, जो अभी उसको कुछ मिनट पहले ईमेल में मिली। 1:30 के करीब का वक्त था। उस स्ट्रीट पे इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। वहां फिर उसने काली गाड़ी को गुजरते हुए पाया, जो उदात के घर से 6 फीट के फासले पे खड़ी थी। फिर गाड़ी के शीशे नीचे हुए थे, मगर काले हुड में उस आदमी का चेहरा छुपा हुआ था। दूसरी जानिब एक सुनहरे बालों वाला नौजवान आदमी दिखाई दिया। थोड़ा सहमा हुआ और हुड से बड़बड़ा भी रहा था। उसके बाद वो हुदात के पिछले बैकयार्ड की तरफ गया और कुछ ही देर में उसकी बाहों में बच्ची थी। उससे क्लिक करके उसे पॉज किया, फिर जूम करके उसके चेहरे को देखा। उसका चेहरा हल्का सा धुंधला था, मगर साफ पता चल रहा था कि वो ही बच्ची है जिसकी तस्वीर उससे अभी मिली। उससे एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ये सारी रिकॉर्डिंग मुंतकिल की और ये तमाम नज़ारे 1 मिनट में कहीं गायब करवाए और उससे सेटिंग से ऐसे जाहिर किया कि 15 मिनट में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वो जानता था ये बारीक बीनी सिर्फ सिकंदर कर सकता है, जावेद जैसा बंदा नहीं। और उसे देखने जावेद नहीं आना था। फोन उठाकर कानों से लगाते हुए उससे कहा, हरकुलेस, काम हो गया है। मेरे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कब तक हो जाएंगे? 2 मिनट उससे बात करने के बाद वो मुतमिन के साथ साथ थोड़ा परेशान भी था। सिकंदर से उसकी मुलाकात दोबारा हुई थी और उन 2 बार में वो जान गया था कि उसके साथ दगाबाजी का अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मगर हरकुलस से उसे गारंटी थी कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो और उसकी फैमिली बाहर से बिल्कुल महफूज है। वो एकदम सोच की दुनिया से निकला जब जावेद ने उससे कहा, ये ईमेल मुझे भेजना, कापू को दिखानी है। उसके बाद वो मुकम्मल इत्मीनान से बैठा। टीकू का सारा चैन भग से उड़ गया। हाँ, क्यों नहीं, मगर जब मैंने और तुमने इस रिकॉर्डिंग को 6 बार देख लिया है तो कापू को इस बेकार सी वीडियो में वक्त बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? वो बोलते हुए खामोश खड़े जावेद को देखने लगा, जिसकी आंखें बड़ी ही अजीब थीं। 1 मिनट के लिए रेखो को लगा वो उसका गिरबान पकड़कर धड़ेगा, मगर ये क्या, वो तो मुस्कुरा रहा था। मालूम है मुझे, वाकई इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं, मगर कापू की एक नज़र काफ़ी होती है।
शिकारी की चाल को भांपने के लिए तो मजीद सवाल जवाब से बेहतर है मुझे वीडियो भेज दो। नॉर्मल लहजा मुस्कुराते हुए लब में उससे रिको को साफ साफ धमकी दे दी। रिको 1 मिनट के लिए उसको देखता रहा, फिर सरस्वत में हिलाकर वो बोला, समझो मैंने तुम्हें ईमेल भेज दी। उसी वक्त जावेद के फ़ोन पे कॉल आई, देखा तो खुदा था। जावेद ने तेज़ी से फ़ोन कान से लगाया और अपना कोट उठाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। हाँ जावेद, तुम इस वक्त ब्राउन एरिया में हो? हाँ बस निकलने वाला हूँ सर। कोई बात हुई है? मैं अभी उस गाड़ी की तलाश में हूँ। पता नहीं कहाँ मेरी नज़रों से ओझल हो गई। काली मसराटी थी उसमें। मैंने शायद एक घुंघराले बालों वाली बच्ची को देखा। मुझे लगा है वो इरा है। जावेद एकदम चौंक गया। कौन सी गाड़ी? नंबर बताएं। तुम गाड़ी में नहीं हो? जावेद लिफ्ट के अंदर घुसा। नहीं, बस मैं अंडरग्राउंड पार्किंग के समेत ही जा रहा हूँ, मगर मैं अपने 2 बंदों को अलर्ट कर देता हूँ। भा को बताया कॉल कर रहा हूँ उसे, मगर फ़ोन नहीं उठा रहा। हाँ उसी वक्त जावेद और भा की बात हो रही थी। ठीक है, आप फ़ोन बंद मत कीजिएगा, मुझे गाड़ी का नंबर बताएं। वो बात करते हुए सीधा अपनी गाड़ी के समेत बढ़ा। गाड़ी में बैठकर उससे अपने कानों में ब्लूटूथ लगाया और पार्किंग एरिया से निकला। तुम्हें कोई रिकॉर्डिंग मिली इरहा के मुतल्लिक? नहीं। अजीब बात है। चलो कोई इरहा को उठाते हुए नजर ना आता तो कम से कम इरहा तो दिखाई देती। एक बच्चा भी उस गली में नजर नहीं आया सर। समझ नहीं आ रही मामला क्या है। अगर कोई शख्स वाकई इरहा को उठाकर लेकर गया है तो मेरे हाथों वो बचेगा नहीं। उससे बैक मिरर से दाईं जानिब देखते हुए मोड़ काटने लगा कि एकदम चौंक उठा। आप फिक्र मत करें सर, आप दोनों से पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। सख्त लहजे में कहते हुए उसे रश तरीके से गाड़ी रिवर्स करके उसे पूरा घुमाया और उस गाड़ी के समेत बढ़ा। कहीं गाड़ी नजर आई? एक सेकंड, सिकंदर का फोन आ रहा है, मुझे रखना पड़ेगा। जावेद ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से उस गाड़ी की जानिब पहुंचा। जब कोई साइकिल चलाती उसकी राह में आने लगी तो एकदम जावेद को तेजी से ब्रेक लगानी पड़ी, लेकिन उसकी गाड़ी को रोकने के चक्कर में वो लड़की घबराकर साइकिल से पूरी तरह गिर गई। ओह शिट! जावेद को खुद पे तैश आया और तेजी से बाहर निकला और उसके पास आया जो कोने के बल खुद को उठाते हुए कराई। आई एम सॉरी, आप ठीक तो हैं? उससे साइकिल को उसके ऊपर से उठाया। तभी सोहा ने अपने घूमते सर से जावेद को देखा और जावेद तो उसे पकड़ने लगा। एकदम ठहर गया। ये तो वही लड़की है। वो श्योन को सोमू के हवाले करके बोला कि उसकी तबीयत खराब लग रही है, उससे चेक करो, तब तक वो बच्ची को देखा है। शॉन सोमू की खराब तबीयत को देख तफक्कुर में मुब्तला हो गया था, क्योंकि ये उसका पसंदीदा कुत्ता था। इससे पहले वो कोल को रोकता, सोमू ने शोर डालना शुरू कर दिया। उसी लम्हे कोल तेजी से नीचे आया ताकि वो उस बच्ची को किसी भी तरह वापस भेज सके। लॉन्च में आकर वो इरा को पुकार कर अपना मोबाइल निकालने लगा। उसकी चीख निकल पड़ी। इरा ने कोल को देखा तो भरपूर शैतानी मुस्कुराहट उछालती उससे छुरी पकड़ी, जो शायद उससे बिल्कुल साइड पे पड़े फ्रूट बास्केट से निकाली थी। बेचारी सेब तो शहीद कर चुकी थी इरू, मगर अब उसे कोई इंसान चाहिए था और ये इंसान बिल्कुल उसके सामने आ चुका था। कोल मेडिसन, एक लंबा चौड़ा नौजवान, उस बच्चे के इरादे को देखकर जहाज सा कांप गया। मी किल यू कोली, मी वॉन्ट योर बट। वो अपने दांत निकालती छुरी को ऐसे हिलाती उस तरफ हंसते हुए आई। सिकंदर ये मंजर देख लेता तो उसकी जान निकल जाती। वाकई में इरा वक्त के साथ साथ खतरनाक साबित हो रही थी। इस बात का अंदाजा फिलहाल कोल को ही हुआ। अरे अरे, ये तो अपने बाप की बेटी निकली। स्वीट गर्ल, छुरी को नीचे रखो। इरा के माथे पे बल आ गए। यू नो स्केरी ऑफ मी, मी चक्की, मी किल पीपल, यू स्केयर। भाई वो चक्की है, आप उससे डर क्यों नहीं रहे? वो आपको डरा रही है। अब कोल उसको क्या बताता कि सामने ग्रिम रीपर खड़ा था, चक्की नहीं। गुड़िया, हाँ मैं स्केयर हूँ, इसे रखो, मैं आपको दूसरी छुरी दूंगा। कोल साहब अब इतने भी बेवकूफ़ नहीं थे जितनी दुनिया उन्हें समझती थी, मगर शॉन अगर होता तो ज़रूर उसके सर पर चिपट मार के कहता कि गधे इंसान इतनी सी बच्ची से छुरी नहीं ले सकता। इरा ने चौंक कर उसे देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद छुरी को, फिर उसे हाथ उसकी तेज नोक की तरफ बढ़े ही थे कि कोल छलांग लगाकर चीख पड़ा। उसी पल इरा का भी तरह निकला और उसके नन्हे हाथों से छुरी छूट गई। सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। उसी लम्हे कोल ने इरा को पकड़कर उठा लिया। क्या हुआ कोल, चिल्लाई क्यों तुम? मैं इसको छोड़ कर आता हूँ जहाँ से मुझे ये मिली। 1 मिनट भी इस घर में रही तो हम दोनों डैडी और मम्मी के पास पहुँचे। लीव मी,
मी वॉन्ट टू हर्ट यू। इरा उसके बाजू में मचली और जब कोल ने गिरफ्त मजबूत की तो वो उसे घूरते हुए धमकी देने लगी। शॉन ने फन में ऊपर किए उसे देखा, फिर तेजी से बोला, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? इस मासूम बच्चे ने किया क्या है? और पहली बात, इसे तुम लाई क्यों? और अब इसे वापस भेज रहे हो? तुमने लाजमी पी हो गई आज। ये बच्ची नहीं है, वो तेजी से बोला। या मी नो बच्ची, मी इरू जूनी भा। अब इरा ने भी कोल की बात से इत्फाक किया। तो क्या है फिर, हाथी या जिराफ? अरे यार, इसकी हरकतें बच्चों वाली नहीं है। ये घर का हशर देख रहे हो? और ये छुरी, इससे मेरी जान लेने लगी थी। कहती है मैं चक्की हूं, तुम्हें मार दूंगी। लगती भी उस जैसी है। इसके घुंघराले बाल और शैतानी मुस्कुराहट देखो। कोल उसे देखने लगा जो उसके इल्जाम पर उसे टुकर टुकर देखने लगी। कोल, तुम्हारा दिमाग हिल गया है? ये मासूम बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है भला? वैसे ही पकड़ ली होगी। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ही अपने 2 दांत निकालकर तुम्हें वाज़ह धमकी देते हुए तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ी होगी। अबे यार, सच में इसने ऐसे ही किया था, वरना मैं चीख के कहा क्यों? इसे पकड़ो तब तक मैं। वो तेजी से बोलते हुए इरा शॉन को पकड़ाकर अपना फ़ोन निकालकर कुछ कहने लगा। उसी वक्त उन दोनों के दरवाजे पे दस्तक हुई। हे माय पापा, मी मिस्सी, मी ही ट्रैम्पल यू। इरा को लगा अब ये दोनों उसे तंग कर रहे हैं और पापा लास्ट में आ गए होंगे उसे लेने। कोल की तो उसकी बात पर लगा पैरों के तले से ज़मीन निकल गई हो। आप ठीक तो है ना? वो एक बार फिर झुककर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए परेशानी से बोला। कोई और वक्त होता तो सोहा उसके हाथ लगाने पर बिदक उठती, लेकिन वो उस शख्स की आंखों को देखने लगी। पता नहीं क्या था उन आंखों में, आम सी तो थी। मिस, उसे हल्का सा सोहा को झंझोड़कर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। उसे लगा उसके सर पर बहुत जोर से लगी है, जब भी वो कोई रद्द अमल नहीं दिखा रही। जोहा को एकदम होश आया तो वो अपने बाजू पर अजीब से जलन महसूस करने लगी। चेहरे पे खिंचे हुए तासुरात देखकर जावेद को बेहद शर्मिंदगी हुई। फिर एकदम ख्याल भी आया कि उससे किसी गाड़ी का पीछा भी करना है। बहुत बहुत माजरत, असल में बहुत जल्दी में था। आप खड़ी हो सकती हैं या मैं आपकी मदद करूं? उसे मजीद घुटने के बल बैठकर उसे सरा सीधा करते हुए कहा। सोहा की एकदम नज़र उसके हाथों की तरफ गई तो एकदम वो बिदक कर बेहद तेजी से खड़ी हुई, लेकिन ये बाजू से उठते दर्द ने उसे सिसकने पर मजबूर कर दिया। जावेद की नज़र उसके बाजू की तरफ गई जो रेड स्लीव्स की वजह से ढकी हुई थी, मगर उसे पता था वहाँ से खून बह रहा था। इससे पहले वो कुछ कहता सोहा तेजी से झुककर अपनी साइकिल उठाने लगी। जावेद ने उसे रोका। आइए मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं, वो बड़ी तेजी से बोला, साथ में अपना मोबाइल निकाल कर कुछ टाइप भी करने लगा। नहीं मैं ठीक हूँ, वो आहिस्ते से कहते एक बार फिर झुककर साइकिल उठाने लगी कि अब की बार झुकते हुए उसका सर चकरा गया। अगर बर वक्त जावेद उसे थाम ना लेता तो उसने बीच सड़क पर गिर जाना था। संभल के देखिए, मुझे लगता है आपको बहुत जोर से लगी है। ये सब मेरी गलती है। जिद मत करें, मैं आपको हॉस्पिटल के बाद सही सलामत घर पे छोड़ दूंगा। वैसे भी आप शायद मेरी बिल्डिंग में ही रहती हैं। उसे वो याद है। वो एकदम झटके से मुड़कर उसे देखने लगी। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। वो अब अपना आप छुड़वा कर तेजी से बोली। जावेद के माथे पे बल आ गए। प्लीज़ तमाशा मत कीजिए, और मैं नहायत ही शरीफ आदमी हूँ। आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। जिस स्टोर में आप काम करती हैं वहाँ पे बख्तावर मैडम मुझे अच्छी तरह जानती हैं। बख्तावर यानी खुदात सर की मिसेस। उससे बख्तावर की तस्वीर देखी थी सर की टेबल पे। करनी लाना ने जिक्र भी किया था। तो क्या ये उनके जानने वाले हैं? नहीं, सोहा कुछ भी हो, है तो मर्द ही। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं कॉल करवा देता हूँ उनसे। देखिए, मैं इस वक्त खुद भी सख्त इमरजेंसी में हूँ। मेरी भतीजी को किसी ने उठा लिया है और मैं उसे ढूंढने के चक्कर में आपको नहीं देख सका। अगर आप मेरे साथ ना गई तो मेरे बॉस मेरा कत्ल कर देंगे और मेरा ज़मीर भी गवारा नहीं करता कि आपको इस हाल में छोड़कर जाऊं। ये क्या बोल रहे हैं भतीजी? अगवा, बॉस से मार डालना? कौन बॉस? कैसा बॉस? मेरी बात। ठीक है, मगर मेरी साइकिल। वो डरी सहमी हुई लड़की में अचानक पता नहीं कहाँ से हिम्मत और दलेरी आ गई कि वो अपने बाजू पकड़े जावेद को मजबूती से बोली। जावेद ने साइकिल को देखा, फिर गहरा सांस लिया। आप बैठिए। उससे एक बार फिर उसे थामना चाहा। जोआ पीछे होकर अपना सर हिलाने लगी। जावेद को भी अपनी बेख्तियारी अजीब लगी। उसे तेजी से जाकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। जोआ एक बार फिर कश्मकश में पड़ गई। उससे एक बार जावेद की आंखों में देखना चाहा, मगर उसकी नसें टकराते ही उससे निगाहें झुकाए और आयतल कुर्सी का वर्द करते हुए वो आगे दरवाजे की तरफ आई। जावेद
उसके अंदर बैठ जाने पे दरवाज़ा बंद किया। उसी वक्त हुदाद की कॉल आ गई। वो फ़ोन उठाकर कान से लगाकर बोलने लगा। हुदाद की इत्तला पे जावेद की जान में जान आई। इरहा मिल गई। दरवाज़ा खोला तो वहाँ हुदाद खड़ा था। शॉन ने हैरत से हुदाद को देखा और कोल जो इरहा को यहाँ से फेंक कर दूसरे रास्ते से भागने वाला था, एकदम ठहर गया। ब्रो आप? ना ना। हुदाद तेजी से अंदर घुसा और उसने इरा को उठाकर खींच लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र। ना ना। इरा हुदाद की बाहों में मचलने लगी। हुदाद इरा को छोड़े बगैर कोल को देखने लगा और वो बेचारा शुक्र मनाने लगा था कि बाल बाल बचे। हुदाद की निगाहों को देखकर डर गया। कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन उठा क्यों नहीं रहे थे? कोल के साथ शॉन को भी झटका लगा। ब्रो, ये बच्ची आपकी जानने वाली है। अरे हाँ, ये तो बी की कज़न थी, तभी मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने देखा है। शॉन उस तरफ आया, फिर कोल को देखा जिसकी तो बकायदा टांगे ही कांपने लगी। कहाँ मिली तुम्हें ये? वो ताड़ कर उससे पूछने लगा। अब तो कोल को लगा वो बेहोश हो जाएगा। इससे पहले वो कुछ कहता, एकदम जोरदार आवाज़ उस तरफ आई। मेरी रूह। अंदर आने वाला कोई और नहीं, सिकंदर हदीद था। सिकंदर ने झटके से हुदाद से इरा ली और उसको बेतहाशा चूमने लगा। मेरी जान, कहाँ चली गई थी? पापा डर गए थे। मुझे बताओ, तुम्हें इरो कहाँ से मिली और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कोल को सबसे बड़ा झटका लगा। हुदाद भाई, इतना बड़ा धोखा आपने ही तो कहा था। उसके तासुरात देखकर हुदाद ने दांत पीसते हुए उससे आंखें दिखाई। ये आप क्या कह रहे हैं हुदाद ब्रो? क्या किया कॉल ने? कॉल? क्या तुम इसे उठा कर लाए हो जानबूझकर? क्या तुम जानते थे ये बी की कज़न है? पहले हुदाद, अब शॉन उसे तेज लहजे में पूछने लगा। हटो, मैं इस लड़के से खुद पूछता हूँ। सिकंदर सर लहजे में कहता हुदाद को जरा साइड पे करता उस तरफ आया। मेरी बेटी को तुमने क्यों उठाया? तुम्हारा मकसद क्या था, बोलो। सर लहजे में हल्का सा कटीलापन उन सबको महसूस हुआ। वो जितना खुद को कंपोज कर रहा था, हुदाद के अलावा सब जानते थे कि ये शख्स पूरी तरह पिटेगा। सिकंदर, काम डाउन। आई एम श्योर कॉल की बुरी नीयत नहीं होगी। बताओ कॉल, तुम मेरा कहाँ से मिली? हुदाद ने उसे इशारा किया कि अगर भांटा फोड़ा तो जूतों से सरकंजा करूंगा। कॉल के तो ठंडे पसीने छूट गए। वो मुझे रास्ते से मिली। मैंने उससे पूछा कि घर कहाँ है, तो कहती है पता नहीं। मैंने बेहतर ये समझा कि इसे घर लाकर इसके घर वालों का पता करवाऊं या फिर पुलिस को इतला दूंगा, मगर मौका ही नहीं मिल सका। सिकंदर ने बड़े आराम से सुना, उसके बाद झपट कर उसका कॉलर पकड़ा। मुझे बेवकूफ़ समझा है? ऐसे बहाने आजकल के बच्चों पे काम ना आए। अकाब की नजरें हैं मेरी। बोलो, क्यों उठाया मेरी बेटी को? किसे तुम्हें ये सब करने के पैसे दिए? कोल की तो आंखें खौफ के साथ साथ हैरत से फैली। इनको कैसे मालूम हुआ कि उससे इरा को यहाँ लाने के लिए 500 यूरो लिए थे? और उससे भी बढ़कर हुदाद भाई की दहशत। आपको? वो बोलने लगा कि हुदाद ने तेजी से सिकंदर को खींचते हुए तेजी से कहा। सिकंदर छोड़ो। सिकंदर, इस बेचारे ने किसी गलत नीयत से इरा को नहीं उठाया होगा। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे मामू का बेटा है क्या? वो उर्दू में थाड़ते हुए उससे बोला। हुदाद के माथे पे बल आए। ये मेरा और बख्तावर का जानने वाला है, और याद हो तो मेरी इत्तला की बदौलत तुम्हें पता चल सका है। और अगर ये लड़का अब गड़बड़ होता तो मैं तुम्हारे से पहले ही इसकी चमड़ी उधेड़ देता। सिकंदर ने एकदम ठहर कर उससे और कोल को देखा, जो खुद को कांपने से रोक रहा था, मगर सिकंदर की नजरें ही ऐसी थी। क्या मतलब? इस लड़के को तुम और बख्तावर जानते हो? ये सब क्या है, मुझे क्लियर करोगे? वो ऊंची आवाज से बोला। वो एक मिनट के लिए ये भी भूल गए कि उनके बीच में इरा थी, जो बड़े गौर से उन्हें देख और सुन रही थी। माथे पे सोच के बल थे। अगर मेरी पूरी बात सुन लेते तो मुझे हसीब की कॉल आई कि उस इरा को कोल के साथ देखा। कोल और शॉन अच्छे लड़के हैं। वो ग्रैनी लाना के बेटे हैं। सबकी मदद के लिए फौरन पहुंच जाते हैं। उससे भी इरा को अकेला समझकर उठाकर ले आया होगा। वो अलग बात है, मेरा फोन इसने उठाया नहीं तो इस हवाले से परेशान हुआ। सिकंदर उसे भी शॉन और कोल को सरता पा देखने लगा। उसके बाद वो कुछ कहने लगा तो इरा बोल पड़ी। पापा, डोंट शोटी अगेन। ए कोल एंड दिस कोली टू, ए नाइस गाय। दे गेव मी चौकी एंड ही शो मी मूवी चक्की। ओ सो डॉगी सोमो, वी सोमो। इरा की बात पे कोल दिल ही दिल में अपने खुदा से उसे हम कलाम हो कि उसे इस बला से बचा ले जो उसके सर पे खड़ा, उसे किसी भी वक्त उनके पास पहुंचाने को तैयार था। सिकंदर झुककर अपनी बेटी को देखने लगा, जो कहीं से भी सहमी हुई नहीं लग रही थी। इरहा, आप घर से बाहर क्यों निकली थी? हैं?
बाबा की तो जान निकाल दी और ऐसे किसी के साथ निकल जाता है कोई? बोलो, क्यों गई थी बाहर बाबा की इजाज़त के बगैर? आपको पता है ना, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। वो इरा को उसी की जुबान में समझाते हुए बोला, पापा ही गुड गाय, ही सेड ही शो मी डॉगी, मी नो स्केयर मी। डॉन भाई, मेरा मतलब है सर, ये अकेली थी तो मैंने कहा ये डर ना जाए, तो इसे ये ऑफर दी ताकि कम से कम शोर ना करे और मैं आराम से आप लोगों का पता करवा सकूं। मैंने सच में इसे गलत नीयत से नहीं उठाया। आप बी से पूछ लें, अगर बी को पता चलता तो आपसे ज़्यादा उससे मुझे जूतों से सर गंजा कर देना था। सिकंदर ने खामोशी से इरा को उठाया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र होती तो कम से कम उनसे रब्ता करते, हमें इतनी परेशानी का सामना न करना पड़ता। बहरहाल उसने जेब से अपना वॉलेट निकाला और 500 यूरो के 2 नोट निकाल कर उन्हें दिए। ये इसका ख्याल रखने के लिए। कोल के साथ शॉन का भी मुंह खुल गया। कोल दिल ही दिल में डांस करने लगा। चलो, इस दहशत के चक्कर में इनाम तो मिला। एक तरफ हुदात भाई का 500 यूरो, दूसरी तरफ इंटॉन की तरफ से 1000 यूरो। भाई समझो आज ही क्रिसमस है उसके लिए। कोल लेने लगा कि शॉन तेजी से बोला, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, हमारा फ़र्ज़ था, मैं भी आया हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो फ़ौरन हर किसी से इसके पेरेंट्स का पता करवाता। अगर सबसे खबर ना मिलती तो पुलिस स्टेशन जाता। अब तो ये प्यारी सी डॉल बी की कज़न निकली, तो अब तो हम बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारी भी कज़न है। एरिया, हमारे घर अब ज़रूर आना। मी नो एरिया, मी जॉनी वहाँ। इरहा मुस्कुराकर बोली तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सिकंदर ने उसके गाल पे प्यार किया और कोल के पास आया, उसके कंधे को थपक कर कहा, एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। नहीं सर, ये मेरा फर्ज था। खुद पे सब किए उसने जिस मुंह से कहा ये सिर्फ वही जानता था। एक दफ़ा ये टॉन चाहे तो शॉन के टुकड़े टुकड़े करने में देर नहीं लगाएगा। अच्छा खासा 1000 यूरो हाथ से गए। सिकंदर और हीरा बाहर चले गए तो हुदाद अपनी गाड़ी की तरफ जाने से पहले कोल की तरफ देखते हुए बोला, कोल, ज़रा इधर आना। शॉन ने एकदम कोल को देखा, जो उसकी तरफ देखे बगैर हुदाद की तरफ बढ़ा। 2 घंटे पहले जब जावेद रिको के पास मौजूद सिकंदर से गुफ्तगू करते हुए खिड़की के सामने खड़ा था, सिगरेट की गहरी कश लेते हुए उससे दूरबीन को नीचे किया और कान में लगे हुए एयरपोर्ट में उससे जावेद की आवाज़ सुनी। उसके चेहरे पे परेशानी तो दूर, गुस्सा तक के तासुरात नहीं थे। अजीब बात थी, मगर वो भा था, उससे कोई बैर नहीं था। वो क्या सोच रहा था, वो क्या देख रहा था, कुछ पता नहीं। ये तो मुझे मालूम था कि कुछ नहीं होगा, मगर बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ऐसा सोचा ना था। सिकंदर की बात सुनकर जावेद चौंका। क्या मतलब? उससे रिको की वजह से बहुत मुहतात होकर बात की। मतलब वहाँ कोई गाड़ी नहीं गुजरी, कोई आदमी चलता हुआ दिखाई नहीं दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि इस घर के कुछ फासले पे मैंने काली मिर्सराटी देखी। मिसिर। जावेद गाड़ी का नाम लेने लगा, एकदम रुक गया। उससे शीशे के अक्सर रिको को देखा जो मुस्कुराते हुए लैपटॉप को दिख रहा था। नहीं, अच्छा, मेरी वैसे ही खिड़की पे नज़र पड़ गई थी। खुदात की खिड़की कुछ ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी अनोखी भी, दूर से हर शय आराम से दिखाई देती है। जी सर। वो मुखातिब बाहर से था, मगर उसकी नज़रें और सोच कहीं और समेत थी। इससे रिकॉर्डिंग मांगो, बोलो भा को दिखानी है। तुम जानते हो ना, मैं कोई भी चीज़ अपनी आंखों से ना देखूं तो मुझे चैन नहीं आता। ओके सर, आप बेफिक्र हो जाए, मैं बहुत जल्दी हीरा का पता लगाता हूँ। जावेद ने भी अपना रूप बदला और उसकी तरफ आया। सिकंदर हंसा। उससे सामने चेयर पे बैठे बुजुर्ग कोरे को देखा, जो ना समझे से शेर दाऊद को देख रहा था। शॉन ने बिल्कुल सही कहा था, यह लाउंज से लेकर इस कमरे तक का पूरा नज़ारा आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। और अंकल जॉर्डन के दूरबीन से तो क्या बात है, एक एक हरकत का जायजा ले सकते हैं। उससे अंकल जॉर्डन को उनका दूरबीन थमाया। आज ग्रैनी लाना की बजाय अगर मेहरबानी हो तो मेरी ज़िंदगी को ज़रा देख लीजिएगा। मुझे पता है वो दोनों लड़के मासूम हैं, उसे ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर मेरे दिल की तसल्ली के लिए मुझे फ़ोन करके खबर दे सकते हैं। सिकंदर ने नरमी और बड़े अदब से उन्हें मुखातिब किया, वरना कुछ देर पहले तो अंकल जॉर्डन को ऐसा डराया कि अंकल जॉर्डन ने अपने खुदा से तौबा कर ली कि दोबारा ग्रैनी लाना को नहीं ताड़ेंगे। तुम जो कहो बेटा, हम तुमको पूरी खबर देगा। सिकंदर पूरे दांतों समेत मुस्कुराहट नवाजता हुआ बोला, खुश रहें। इस वाक़ये के 10 घंटे बाद सिकंदर ने शॉन को चेक काट कर दिया। तुम्हारा इनाम, तुम ना सिर्फ मेरी भक्त के मुश्किल वक्त में काम आए, बल्कि उसके बहुत ही अच्छे और ईमानदार दोस्त भी साबित हुए। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ।
शॉन नफ़ी में सर हिलाता 2 कदम पीछे हुआ और बड़े आराम से हाथ उठाकर सिकंदर को टोका। प्लीज़ सर, आप मेरे हुलूस और दोस्ती की तौहीन कर रहे हैं। मैंने जो किया बी और हुदाद भाई के लिए किया, क्योंकि मुझे दोनों बहुत अजीज़ हैं। आप बी के फादर फिगर हैं और इरा में बी की जान। तो मैंने वही किया जो एक जिम्मेदार दोस्त को करना चाहिए था और अपने भाई की तरफ से मैं माजरत चाहूँगा। सिकंदर उसकी बात पे ठहर गया, फिर सर हिलाते हुए बोला, खुदात सही कह रहा था, तुम वाकई अच्छे लड़के हो। हर कोई हाजिर की तरह नहीं होता। शॉन ने बड़े ही नासमझी से उसे देखा। उसको अकल सिखा दो, बस ये मेहरबानी कर दो मुझ पर। हर बात पर अमल नहीं कर लिया करते। और हाँ, प्लीज़ पता करवा के दो मुझे कि किसके कहने पे उसने हरकत की है। सिकंदर के कहने पे शॉन ने सर हिलाया। बेफिक्र रहें सर, वो पेट का हल्का है। 2-3 बार इसरार करने पे उससे अपना मुंह ना खोला तो आपकी धमकी देकर उसकी पिटाई करूंगा। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आई, वो तो पकड़े जाने पर छूटते ही अपना मुंह खोलकर माफिया मांगने लग जाता है। इस बार पता नहीं उसने ऐसा क्यों नहीं किया। वो उसकी उलझन पर मुस्कुरा उठा। कोई बात नहीं, कभी कभार डरपोक लोग भी बहादुरी का मुजाहरा कर देते हैं। खैर, चलता हूँ। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। उससे कंधे को दबक कर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। सिकंदर रात के पहर उससे मिलने आया था। हुआ कुछ ये था कि सिकंदर इरा की तलाश में था। जब उसको बख्तावर की कॉल आई, सिकंदर को लगा बख्तावर को खबर मिल गई होगी और हो सकता है इरा उससे मिल गई हो। बहुत सी सोचों को ज़हन में लाए उससे बक का फ़ोन उठाया और कानों से लगाया। हेलो बच्चे। मामा, आप और डॉक्टर कहीं गए हुए हैं? वक्त की बात पर सिकंदर ने गहरा सांस लिया। हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ चाहिए? डॉक्टर आपके साथ है? अगर वो हाँ बोलता तो बात करवाने का कहती, और अगर ना कहता तो? नहीं बच्चे, उसे किसी काम से बिल्डिंग छोड़ा है। मैं हीरो के साथ हूँ। उफ, एक तो शॉन और कॉल फोन नहीं उठा रहे। उनके या खुदात के बगैर वो काम हो ही नहीं सकता। सिकंदर ने ठहर कर उसकी बात सुनी और मोड़ काटते हुए बोला, क्या बात है बच्चे? मामा को बताओ, मैं काम कर देता हूँ। नहीं मामा, आपसे तो काम नहीं करवाना। आपने तो मार देना है बेचारे को। अब सिकंदर मजीद साकित हो गया। किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? वो ना चाहते हुए गुर्रा उठा। उसकी आंखें मजीद सुर्ख हुई। अरे नहीं मामा, आप बस शॉन से रब्ता करवाएं मेरा। वो दुकान का मामला है। अपनी तबीयत में मैं बस भूल गई। मजीद अगर उसे इत्तला नहीं दी तो उनका नुकसान होगा और ग्रैनी लाना अपसेट होगी। सिकंदर गहरा सांस लेकर कुछ कहने लगा, फिर एकदम उसके दिमाग में कुछ आया। बख्ता, ये कॉल और शॉन वही हैं जिनकी दुकान में तुम काम करती हो, और ये लड़के तुम्हारे दोस्त हैं? जी मामा, गृहिणी लाना के पोते हैं। आपको बताया था, बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद कर देते हैं। इस शहर की एक एक बंदे का उनको पता होता है। और शॉन, वो तो ऐसे बंदों को पकड़ता है कि हमारे इलाके का वो पुलिस ऑफिसर है। हन्नान मामा की तरह। कोई भी मदद चाहिए हो तो शॉन से रब्ता करें। कॉल तो है ही कथा। सिकंदर ने तेजी से सर हिलाया। अच्छा, ये रहता कहाँ है? उसका नंबर एड्रेस भेज सकती हो? मुझे भी एक काम था, तो मुझे लगता है ये लड़का मेरी मदद कर सकता है। हाँ मामा, मैं देती हूँ। बस आप कहना आप बी के अंकल हैं तो वो हिदमत में हाजिर, मायूस नहीं करेगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया बच्चे, रखता हूँ। फिर सिकंदर दुकान की तरफ गया और उसे शॉन के साथ ग्रैनी लाना भी मिल गई। शॉन ग्रैनी लाना को उनके क्लब लेकर जाने वाला था। सिकंदर ने शॉन को ज़रूरी बात करने के लिए बाहर आने का कहा। फिर इरा की तस्वीर दिखाकर उससे सारा किस्सा सुना डाला। शॉन सिकंदर की मदद करने को तैयार हो गया और कहा कि बेफिक्र हो जाए, वो आधे घंटे में इरा को ढूंढ कर देगा। सिकंदर उसकी पुतगी पर लाजवाब हो गया। फिर सर हिलाकर वो गाड़ी में बैठा। रास्ते में ग्रैनी लाना अपनी कुकीज़ भूल गई थी, तो मजबूरन शॉन को घर की समेत जाना पड़ा। मगर ये क्या, वो घर की समेत पहुंच रहे थे तो उससे कॉल को एक बच्चे को उठाते हुए घर के अंदर घुसते हुए देखा। उस बच्चे को उससे 1 मिनट में पहचान लिया था और उसको पहचानते हुए उसका दिमाग भग से उड़ गया। उसके बाद गुस्से में गाड़ी एक साइड पे पार्क की और उतरने के बाद जब ग्रैनी लाना ने उससे टोका, किधर जा रहे हो लड़के? बस आया ग्रैनी। उससे मुझसे पता नहीं चला। उसे दरवाज़ा जोर से भटका और घर की तरफ बढ़ा जब किसी ने उसको बाजू से पकड़कर दूसरे समेत खींचा। आवाज़ मत निकालना। किसी ने गन उसके पेट पे तान कर उसे आवाज़ निकालने से मना किया। शॉन उस आवाज़ को पहचान गया। सर आप? हाँ, ये तुम्हारा जुड़वा भाई है ना? जी जी, यही है सर। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा वो आपकी बेटी को हमारे घर ले आया। सिकंदर उसके लहजे में बेयकीनी और गुस्सा दोनों महसूस किया। हो सकता है रास्ते में उसे मिली हो और अब तुम्हें या बख्तावर को फ़ोन करे। कुछ भी हो सकता है।
शॉन भी 1 मिनट के लिए सिकंदर के लहजे पे उलझ सा गया। शॉन क्यों? उसकी जगह कोई और होता जो सिकंदर को अच्छी तरह जानता हूँ, तो वो भी 1 मिनट के लिए चेक करता हूँ कि आया ये सिकंदर ही है, जो अमल करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचता था। दूसरी तरफ कोई इस बात पे भी इत्तेफ़ाक करता हूँ कि ये काबू है, जो कोई अमल करने से पहले दुश्मन की हर एक चाल के हर एंगल का जायज़ा लेने की बात बार करता है। सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि सिकंदर की दोहरी शख्सियत है। एक लम्हा वो जज़्बाती सिकंदर भा होगा, दूसरे लम्हे वो एक खामोश भेड़िया होगा, जो एक कदम भी फूँक-फूँक कर चलता है। हाँ, ये हो सकता है और शायद किसी ने उसे पैसे दिए हों। आखिर को तुम दोनों भाई इस इलाके के हीरोज़ जाने जाते हो। कोई भी काम निकलवाना या करवाना हो, तो हर बंदा तुम्हारे पास आता है। सिकंदर अभी तक उससे नहीं छोड़ा था। आप मुझे जाने दें सर, मैं उसका कीमा बना कर आता हूँ। अगर उसकी नीयत गलत हुई, ये लड़का बेवकूफ़ के साथ बहुत ज़्यादा है, हर किसी की बातों में आ जाता है। नहीं, तुम अपनी दादी को छोड़ कर आओ। मैं नहीं चाहता वो इन मामलों में पड़े। मुझे बस ये बताओ, तुम्हारे घर का सही नज़ारा मैं कहाँ से देख सकता हूँ? उसके बाद शॉन ने उसको अंकल जॉर्डन का घर बताया। उसके बाद ग्रैनी लाना को जल्दी-जल्दी छोड़ कर आया, तो सिकंदर ने उसके यहाँ पहुँचते ही कॉल की कि कॉल को ज़रा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद शॉन ने ज़बरदस्त अदाकारी की और हर मुमकिन पता लगवाने की कोशिश की कि कॉल ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इतनी कोशिश के बाद यही पता लगा सका कि उसे रोड पे मिली, कोई उसे छोड़कर वहाँ से भाग गया। उसे कुछ नहीं सूझा, तो उसे उठाकर अपने घर ले आया। नाचार शॉन और सिकंदर को उसकी बात पे यकीन करना पड़ा और अब शॉन घर की समेत जा रहा था। उसका ज़हन सुबह के वाक़ये पे उलझ गया था। ये बात उसे सिकंदर को नहीं बताई थी। जब उससे देखा था कि हुदात कॉल से बात कर रहा था, उससे कुछ कहता, उससे हाथ मिला रहा था और उसकी आंखों में अजीब-सी सख्ती शॉन ने महसूस की। उधर से कॉल तेज़ी से सर हिला रहा था और उसे हुदात का हाथ छोड़ मुट्ठी में तब्दील करते हुए जेब में डाल दिया। शॉन ना समझते हुए भी समझ गया कि पैसे हैं और हुदात ने उसे पैसे दिए हैं। जैसे सिकंदर उससे पैसे की ऑफ़र कर रहा था, वैसे हुदात ने भी ऐसा किया होगा। हुदात उसके कंधे को दबक कर अपनी गाड़ी में बैठा। ये सब शॉन ने खिड़की से देखा था। हुदात के जाने के बाद कॉल घर के अंदर दाखिल हुआ, तो उसे देखकर तेज़ी से पीछे हुआ। शॉन ने पनवें ऊपर की, जिससे उसका बिदक जाना समझ नहीं आया। माना है कि तुमने बच्ची को सही सलामत उन्हें पहुंचा दिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि तुम हुदात भाई से पैसे लेते। शॉन की इस बात पर कॉल का चेहरा सफ़ेद हो गया, जिसको तेजी से झुककर बेपरवाही से कंधे उचकाता बोला, मैं नहीं लेना चाह रहा था, मगर हुदात भाई ने ज़बरदस्ती मुझे दिए। वो कह रहे थे अगर मैंने पैसे ना लिए तो वो समझो बी और उनसे रिश्ता ख़त्म। शॉन थोड़ा सा पुरसुकून हो गया। कुछ मामलों में खुदात भाई वाकई बड़े भाइयों की तरह साबित होते थे। बी के अंकल से भी पैसे ले लेते, फिर अब हम किसी की मदद करने के लिए पैसे लिया करेंगे। कोल, ये अच्छी बात नहीं है। खैर, कोल को डर भी लग रहा था। दूसरा, अचानक ही शॉन पे गुस्सा आ गया। एक तो पहले ही मैं उस बच्ची की वजह से खौफजदा रहा, ऊपर से तुम्हारा रवैया साफ साफ बोल रहा है कि मैंने उसे किडनैप किया और उस बच्ची को हवाले करने के पैसे मैंने हुदात भाई से वसूल किए। अगर हुदात भाई ना आते तो मोबस्टर ने आज तुम्हारे भाई को शहीद कर देना था, फिर गाते बेला चाओ मेरे जनाजे में। शॉन ने उसकी बकवास में सर तासुब में हिलाया। क्या कहूँ मैं तुम्हें? बहरहाल, आइंदा कोई भी चक्कर हो, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। वट एवर। बेपरवाही से कहता वो ऊपर चला गया।